Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी डीपीपीज। डीपीपीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? डीपीपीज होती हैं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी हेल्प से आपको अपनी प्रिपरेशन करने में और भी ज़्यादा मतलब कि पावर मिल जाती है, एक तरीके से बहुत इन्हांस करती हैं डीपीपीज आपके पूरी की पूरी प्रिपरेशन को। ठीक है, अब अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं स्टूडेंट्स, तो सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12th तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको 6 से लेके क्लास 12th तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जो होने वाला है वन शॉट स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 1 जो हमने इतने अच्छे से कवर करा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करा है, सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया उसके, आज हम लोग उसका वन शॉट करने जा रहे हैं। वन शॉट आपका 2 पार्ट में आएगा स्टूडेंट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि चैप्टर बहुत मतलब लंबी ना हो जाए, तुम लोग बोर ना हो जाओ, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। तो भाई आ जाओ, शुरू कर देते हैं। अच्छा, सेशन को लाइक कर दिया है ना, रेड हार्ट कमेंट कर दिया है ना, इसके लिए बोलना तो नहीं पड़ेगा मुझे, तुम लोगों से बोलना भी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम देखो। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है मैम, इक्वेशन क्या होती है, इन सब पे बहुत डिटेल में चर्चा कर ली। एक बार बस ये और लगा लो तुम लोग, उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर बिल्कुल मतलब बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल आपने क्रिस्टल क्लियर कर दिया इसको, बिल्कुल कंसाइज तरीके से आपने हर कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। मेरी तरफ से पूरी तरीके से बहुत ही अच्छा तरीके से ये चैप्टर गया है आप लोगों के पास। आई होप आपको बहुत पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया ना तो बस भाई अपना प्यार दिखाओ यार, प्यार दिखाओ जल्दी से। आओ देखो, तो पहला ही टॉपिक है स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। व्हाट इज द फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज? चलिए देखते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा चेंज मैम जो कैसा हो, रिवर्सिबल हो। कैसा हो मैम? रिवर्सिबल हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप उसको वापस से, जब वो पानी बन जाएगा, आप उसको वापस से फ्रीज कर आइस बना सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस स्टूडेंट्स जो रिवर्सिबल होते हैं, जो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? रिवर्सिबल होते हैं, वो चेंजेस कहलाते हैं आपके क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके फिजिकल चेंजेस। जैसे कि वैक्स का मेल्ट होना, जब आप वैक्स को मेल्ट करते हैं तो मतलब एक वैक्सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, बट वो लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब आप उसको और भी फ्रीज कर देंगे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू बैक, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो वैक्सी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट? अगर ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें अब चीजें याद आनी शुरू हो जानी चाहिए। एनसीईआरटी लेकर बैठो, साथ में पेन और कॉपी को भी साथ में लेकर बैठो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करो, मेरे साथ ये नोट्स बनाते हुए चलो, और जब भी तुम लोग बढ़िया स्कोर कर पाओगे, वरना चांसेस है कि नंबर कम आ जाएंगे। तो 90 प्लस स्कोर करने के लिए मैम ने क्या बता रखा है? मैम ने बता रखा है कि कॉपी पेन लेकर बैठना है, उसको लिखकर भी देखते रहना है। समझ में आ गया वाला? अरे यार एक बात बताओ, तुम्हें बिना कॉपी पेन लिए मजा कैसा आता है? मुझे तो कभी आता ही नहीं। देखो पढ़ाती हूँ, स्टाइलस हाथ में, बोर्ड है, मस्त ऐसा मजा आता है पढ़ाने में, है ऐसे क्या होता है? बस यूँ बैठ गए, यूँ देख रहे हैं मुझे बैठ के, अभी भी कुछ होंगे तुम मेरे से बस यूँ देख रहे हैं बैठे हुए, ऐसे नहीं देखना, पहले कॉपी और पेन लेके बैठो। ठीक है, अब फिजिकल चेंज बता दिया मैंने क्या होता है। अब आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लीजिए मैंने एक पेपर में आग लगा दी, अब आग लगा के मैंने उसकी ऐश बना दी, वही राख बन गया। मैं तुमसे वापस से बोली उसको वापस से पेपर बना दो, आप बोलेंगे मैम हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज पेपर को आपने आग लगा दी, वो ऐश बन गया। अब उसको ऐश को हम कैसे पेपर में, व्हाइट कलर के पेपर में कैसे कन्वर्ट करें? तो इट मीन्स कि केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स जो कैसे होते हैं? जो इरिवर्सिबल होते हैं। इट मीन्स कि अगर वो एक बार चेंज उनके अंदर आ गया, अगर एक बार उनके अंदर चेंज आ गया, तो हम ये चीज नोटिस करते हैं कि वो वापस से कन्वर्ट नहीं हो सकते, कन्वर्ट बैक नहीं हो सकते हैं। ये पॉइंट आप लोग मेरा बिल्कुल याद रखिएगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट? केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है मैम? फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। और केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है मैम जो इरिवर्सिबल होता है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज कैन बी
फिजिकल चेंज कैन बी इजिली रिवर्स्ड, क्या हो जाता है स्टूडेंट के, इजिली रिवर्स हो जाता है, बट अ केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजिली, बट ए केमिकल चेंज इजिली रिवर्स नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, बर्निंग ऑफ पेपर, अगर आप पेपर में आग लगा रहे हैं तो अगर आपने एक बार आग लगा दी और उसकी ऐश बन गई तो वापस से वो पेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इवापोरेशन, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वही इवापोरेशन, मैक्स का मेल्ट होना, वो वैक्स का मेल्ट होना, फ्रीजिंग पानी का, वही बताया मैंने आपको, या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस आर फिजिकल चेंजेस। पानी का जमना, मान लीजिए आप पानी को जमा रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, आइस बन गई, बट आप बाद में उसको टेम्परेचर को ज्यादा कर दीजिए तो वो आइस से वापस से वाटर बन जाएगा। केमिकल चेंज में कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, देखो मिल्क क्या होता है स्टूडेंट्स, मिल्क लो, मिल्क को कर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग ये देखते हैं कि मिल्क के अंदर कुछ एसिड्स कह रही सॉरी कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे मिल्क के ऊपर कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि लैब बोलते हैं स्टूडेंट हम उन बैक्टीरिया को, लैब क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, व्हाट वी कॉल देम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। देन ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं लैब जो होते हैं, ये कर्ड का ये मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क। पार्शियली होता है स्टूडेंट्स, पार्शियली होता है पूरी तरीके से ना तोड़ना, थोड़ा सा ही तोड़ देना, ठीक है, और ये पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं उस मिल्क को और वो बन जाती है कर्ड। अब ऐसा अगर हो गया एक बार तो वापस से कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता। आप उस कर्ड का फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी बनाने में, से कढ़ी बनाने में, मट्ठे बनाने में, कुछ भी बनाने में, मतलब जो भी आप लस्सी वगैरह जो भी आपको पसंद है आप उसमें उसका यूज कर सकते हैं। आप वापस से उसको मिल्क नहीं बना सकते बिकॉज आप इस एक्शन को वापस से रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ गया वाला पॉइंट। जो केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस हैं जो रिवर्स होंगे ही नहीं कभी। रस्टिंग ऑफ आयरन, वही रस्टिंग। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया कि कॉरोजन सबसे बड़ा कंसर्न का टॉपिक है कंट्री के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, मॉइस्चर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड बना लेता है Fe2O3। दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर, दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ये कैसा होता है स्टूडेंट्स, ये रेडिश ब्राउन होता है कलर में। अब यहां से लोहा गलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल है, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ये वापस, अगर ऐसा होता तो फिर तो मजा ही आ जाता ना, हमें कोई खर्चा ही नहीं करना पड़ता, बट हमें इसी की वजह से टनों में नुकसान होता है लोहे का। तो ये Fe2O3 है, ये वापस से Fe में कन्वर्ट नहीं हो सकता बिकॉज ये एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको मैंने कुछ भी ला के दिया, कुछ भी एज यू वांट, जो भी तुम्हें पसंद हो, नूडल्स वगैरह जो भी तुम्हें पसंद हो, तुमने खाया, उसको खाने के बाद तुमने क्या करा, क्या मैं तुमसे ये बोल दूं कि वापस से इसको बना के दे दो, यूं निकाल के भाई वापस से मुझे बना के दे दो, है ऐसा हो जाएगा, तुम बोलोगे मैम खिलाया क्यों था अगर आप ये कर रही हो हमारे साथ, तो ये तुम्हारा रिएक्शन आने वाला है ना। तो देखो डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है स्टूडेंट, आपने एक बार मुंह में डाल लिया, आपने उसको चबा दिया, पहली बात तो आपने उसको चबा दिया, फिजिकली आपने इसको इतना वो कर दिया, वापस उसको उस फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते। देन वो आपके स्टमक में गया, स्टमक के ऊपर उसके ऊपर कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हुई, उन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के होने के बाद वो मतलब कि उससे एनर्जी निकाल ली और उसको जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया। तो अगर आपने कोई चीज़ मतलब डाइजेस्ट कर दी है तो वो वापस से नहीं बनाई जा सकती है। डन, समझ में आ गया कि ये होते हैं सारे के सारे केमिकल चेंजेस। तो क्या तुम लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं कि केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस होता है? अगर क्वेश्चन आ गया तो गलत तो नहीं करके आओगे, इस चीज का प्रॉमिस कर दो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट करके। रेड हार्ट कमेंट कर दोगे तो मुझे पता लग जाएगा तुम लोगों ने इस चीज का प्रॉमिस कर दिया कि मैम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज गलत नहीं कर आएंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाओ। ओके मैम, डन। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक है, आपने अभी देखा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस क्या रिएक्शंस होती हैं? मान लीजिए किसी कंपाउंड में कोई चेंज आया, देयर इज अ सर्टेन चेंज। ठीक है मैम, चेंज आ गया उस कंपाउंड में। अब वो जब चेंज आया तो वो चेंज आपको दिखेगा। अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से दिखेगा, आने वाले उसमें वही टॉपिक है कि दिख कैसे रहा है वो। अब केमिकल रिएक्शन हुई किसी भी कंपाउंड में, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस, मतलब कि किसी भी कंपाउंड में वो चेंज जब आया तो आपको जो न्यू कंपाउंड मिला वो उस कंपाउंड से अलग मिला, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज उस पहले कंपाउंड से रिजेंबल नहीं कर रही थी। ठीक है,
और रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब जैसे कि मिल्क और कर्ड वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो आपने देखा कि मिल्क एक अलग प्रॉपर्टीज रखता है, और जब उसमें चेंज आ गया, जब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो गई तो उससे जो कंपाउंड बना वो क्या बना, वो बनी कर्ड। अब कर्ड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो इट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो आपका कंपाउंड होता है जिसमें चेंज आता है, उससे जो नया कंपाउंड बनता है जिसमें चेंज आ चुका है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं दोनों की एक दूसरे से। ये पॉइंट आई होप तुम्हारा पक्का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब होते हैं चेंज किस में आता है और जो चेंज जिसमें आया उससे क्या बना। देखो मान लो मेरे पास कोई ये ए कंपाउंड था और उस ए कंपाउंड में स्टूडेंट्स मेरे पास कोई चेंज आया। क्या आया, मेरे पास कोई चेंज आया उस ए कंपाउंड में। अब उस ए कंपाउंड में चेंज आने के बाद वो कन्वर्ट हो गया बी कंपाउंड में। किस में कन्वर्ट हो गया, वो बी कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट हो गया यहाँ से स्टूडेंट्स, यस मैम ये कन्वर्ट हो गया। अब जब ये कन्वर्ट हुआ तो देखो जिसमें चेंज आता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रिएक्टेंट। व्हाट वी कॉल रिएक्टेंट, हम उसको बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें चेंज आ रहा है और जिसमें चेंज आ चुका है, मतलब कि उस कंपाउंड में चेंज आ गया, जैसे रिएक्टेंट में कोई चेंज आके न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ तो कंपाउंड बी का फॉर्मेशन हुआ। इट मीन्स कि यहाँ से ये बन गया आपका क्या, प्रोडक्ट। हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट होते हैं मैम ऐसी कंपाउंड जिनके अंदर केमिकल चेंज आ रहा है। और प्रोडक्ट क्या होते हैं मैम, उन कंपाउंड में, उन रिएक्टेंट में चेंज आकर जो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, द रिएक्टिंग स्पीशीज, मॉलिक्यूल, एटम और आयन, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। ये नहीं है कि आयन ही हो एक स्पेसिफिक या कोई वो हो, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी मॉलिक्यूल, इट कैन बी एटम, इट कैन बी आयन, इट कैन बी एनी कंपाउंड are known as reactant, the substance that undergo chemical change in the chemical reaction। तो reactants क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो कंपाउंड जिनके अंदर मैम केमिकल चेंज आता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। डन। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स प्रोडक्ट पे। किस पर आते हैं, प्रोडक्ट पर आते हैं। प्रोडक्ट क्या है, जो न्यू स्पीशीज बन रही है उस रिएक्टेंट में चेंज आने के बाद वो है प्रोडक्ट। द न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे कि द न्यू सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पे देखो Na है, देखो एक रिएक्शन में तुम्हें यहाँ पे दिखाती हूँ। हम यहाँ पे एक रिएक्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो लिखी हुई है मैं यहाँ पे दिखाती हूँ साइड में। आपने सोडियम लिया स्टूडेंट्स, सोडियम, ठीक है, सोडियम और वाटर को आपने एक साथ मिला दिया। जैसे आपने सोडियम और वाटर को एक साथ मिलाया तो इन दोनों में कोई सर्टेन चेंज आएगा। तो चेंज किस मारा है, सोडियम एंड वाटर मारा है। तो क्या मैम मैं ये बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ कि सोडियम और वाटर ही रिएक्टेंट है? करेक्ट, आप ये चीज बिल्कुल बोल सकते हैं कि मैम सोडियम और वाटर ही रिएक्टेंट है। ठीक है मैम। अब इनमें चेंज आने के बाद, अब जब इनमें चेंज आ गया तो चेंज आने के बाद क्या बना, हमने देखा यहां से बनेगा आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में रिलीज होगी स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस। ये कंपाउंड आपको मिलेगा। अब व्हाट यू विल ऑब्जर्व हियर, अब क्या मैं ये बोल सकती हूँ मैम, क्या मैं ये बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ कि मैम आपने बताया था कि जब किसी रिएक्टेंट में चेंज आता है और उस रिएक्टेंट में चेंज होने के बाद जब न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है हम उस न्यू स्पीशीज को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यस, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, हम इसको प्रोडक्ट बोल सकते हैं। डन, समझ में आ गया? ये पूरी स्लाइड क्या आपकी क्लियर हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो जल्दी से रेड हार्ट को ड्रॉप कर देना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है आपका रेड हार्ट। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब आगे बढ़ जाऊँ? ओके मैम, आगे बढ़ जाइए। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। अब हमने, जैसे मैंने अभी आपको बात बताई कि केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज आता है। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा वो चेंज क्या है, कैसे पता चलेगा? तो मैं चेंज ही लेकर आई हूँ वो सारे के सारे। वो क्या क्या चेंजेस है स्टूडेंट्स, वो केमिकल रिएक्शन के क्या क्या चेंजेस हैं, वो चेंजेस हैं यहाँ पर। अगर चेंज इन स्टेट, अगर कंपाउंड की स्टेट चेंज हो गई, कंपाउंड की स्टेट चेंज हो रही है, तब वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है मैम, ओके। चेंज इन कलर, अगर कंपाउंड का कलर चेंज हो गया, मान लीजिए आपने कोई कंपाउंड लिया था ब्लू कलर का, बट उसमें कोई रिएक्शन आके वो कंपाउंड कलरलेस होता जा रहा है, मतलब आपने देखा आपने डार्क ब्लू कलर का वो कंपाउंड लिया, बट आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट कि मैम वो कलर फेड हो रहा है।
अब जब वो फेड हो रहा है तो आप क्या चीज नोटिस कर रहे हैं कि मैम उसके अंदर केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं चल रही है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस इवॉल्व हो रही है, गैस इवॉल्व कैसे होती है स्टूडेंट्स? गैस इवॉल्व होने का मतलब होता है कि एज अ बाई प्रोडक्ट उस गैस का फॉर्मेशन हो रहा होता है। फिर आता है स्टूडेंट्स चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज आ रहा है, चेंज कैसा आएगा? देखो मान लो आप लैब में गए, आपने लैब में एक बीकर लिया और आपने उसके अंदर कोई रिएक्शन छोड़ दी। अब जब आपने उसके अंदर वो रिएक्शन चलाई ना स्टूडेंट्स, तो आप ये चीज नोटिस करेंगे या तो वो बीकर ठंडा था, मतलब नॉर्मल था टेम्परेचर पर, बट जब आपने वो रिएक्शन उसके अंदर चला दी तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली, द टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेजुअली। तो उसका मतलब कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, बीकर गर्म हो रहा है, मतलब कि मैम केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। किसी प्रेसिपिटेट का बनना, क्या? किसी प्रेसिपिटेट का बनना भी क्या कहलाता है स्टूडेंट? आपका क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन का चेंज कहलाता है। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताती हूँ एक एक रिएक्शन इसकी डिटेल में। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। अब मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को इन सब की रिएक्शंस। देखो, सबसे पहले आते हैं चेंज इन स्टेट वाली रिएक्शन पे। चेंज इन स्टेट मतलब कि स्टेट में चेंज आ रहा है। इट मींस कि अगर आपने रिएक्टेंट वाली साइड पर कोई लिक्विड फॉर्म में या फिर कोई गैसियस फॉर्म में प्रोडक्ट ले रखा था, बट प्रोडक्ट के जब वो प्रोडक्ट के टाइम पे बना तो प्रोडक्ट के टाइम पे वो कुछ इस तरीके से बना कि वो सॉलिड या फिर गैसियस फॉर्म में बन गया। इट मींस कि एक रिएक्शन याद करो, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन होती है स्टूडेंट जब आपका अमोनिया गैस जो होती है वो HCl गैस के साथ रिएक्शन करती है, या HCl एक्वस फॉर्म में नहीं लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म मतलब वैसे फॉर्म में नहीं लेना, इसको गैसियस फॉर्म में लेना है। तो हम ये चीज नोटिस करते हैं कि यहां से बनता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बनता है? NH4Cl बनता है, विच इज सॉलिड, जो कैसा होता है स्टूडेंट्स? नेचर में सॉलिड होता है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज नोटिस करिए, आपने रिएक्टेंट वाली साइड पर गैसियस फॉर्म्स लिए थे, बट आपको प्रोडक्ट वाली साइड पर क्या मिले? सॉलिड फॉर्म मिली, तो स्टेट चेंज हो गई ना। तो आप इसके अंदर ये एग्जांपल लिख कर आएंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसके अंदर ये वाला एग्जांपल लिख कर आएंगे। पहले आप ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स चेंज इन कलर। चेंज इन कलर के लिए आप एग्जाम्पल कौन सा याद रखेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग मतलब लोहे पे जंग लग जाना, लोहे पर क्या लग जाना? जंग का लग जाना कहलाता है चेंज इन कलर का एग्जांपल। जैसे कि आपको पता है जो आयरन होता है स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो हम ये चीज नोटिस करते हैं कि यहां से बनता है आपका Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड। क्या बनता है? आयरन का ऑक्साइड बन जाता है, विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। जो कैसा होता है स्टूडेंट्स? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर। कैसा होता है ये आपका? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब आप यहाँ पे क्या चीज नोटिस कर रहे हैं? कलर चेंज हो गया आपका। तो अगर कलर चेंज हो गया आपका तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। डन, आगे बढ़ जाऊं? यस मैम, बढ़ जाइए आगे, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है मैम, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स इवोल्यूशन ऑफ गैस पर। गैस का इवोल्यूशन होना, कौन सी रिएक्शन से जिनमें गैस का इवोल्यूशन होता है? जैसे कि एक मैं बताती हूँ आपको, जब आप एक मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं, जब आप मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट, एंड साथ में आपको मिलती है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो एक रिएक्शन दिखाती हूँ, जिंक की रिएक्शन जब आप मान लीजिए HCl से कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? आपको मिलेगा ZnCl2। क्या मिलने वाला है आपको? ZnCl2 मिलने वाला है, जिंक क्लोराइड, मतलब जिंक का सॉल्ट मिलता है और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। तो देखो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई ना, वहां पे गैस इवॉल्व हुई, तो गैस इवॉल्व होने से आपको पता चलता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। अब आप सोच रहे होंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवॉल्व हुई है? उसके लिए क्या होता है स्टूडेंट्स? एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में हम लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जब आप बर्निंग कैंडल को, मान लीजिए जिस भी बीकर में आपने उस रिएक्शन को कराया होगा, जब आप उस रिएक्शन उस बीकर के पास लेके जाएंगे तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, एकदम से धमाकेदार पटाखा सा साउंड प्रोड्यूस होगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी। और दूसरा आप एक और याद रख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि जो आपका CO2 होता है, जो आपका CO2 होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद वो बनाता है ग्लूकोज
H12O6 एंड साथ में रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस। दिस ऑक्सीजन गैस इज द इंडिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग। ठीक है, समझ में आगे वाला पॉइंट? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। चलो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, अगर मैं किसके बारे में बात करूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में अगर स्टूडेंट्स में बात करने लगूं तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मैम ये एक केमिकल चेंज है? देखिए किस तरीके से, मतलब कि केमिकल रिएक्शन है, देखो किस तरीके से हीट का निकलना, टेम्परेचर में चेंज आना। जैसे कि आप मान लीजिए आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाल दीजिए तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी। हीट के फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी साथ में रिलीज होती है। तो आप ये देखेंगे जिस बीकर में आप ये काम कर रहे होंगे वो बीकर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होगा। मतलब कि जब आप क्विक लाइम के अंदर, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं स्टूडेंट्स? वाटर को ऐड करते हैं, तो यू विल गेट स्लेक्ड लाइम। क्या मिलता है आपको? स्लेक्ड लाइम मिल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं हम इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। एंड साथ में हीट का फॉर्मेशन होता है। उस हीट के फॉर्मेशन से आपको पता चलता है कि मैम रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। समझ में आगे वाला पॉइंट? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके मैम, डन। आगे नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पीपीटी का बनना। पीपीटी का मतलब कि नीचे कोई चीज ऐसे बैठ जाएगी। जैसे कि जब आप Na2SO4 की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो क्या मिलता है आपको? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या मिलता है स्टूडेंट्स आपको? आपको मिलता है मैम यहाँ पे BSO4 और साथ में मिलता है मैम NaCl। तो मैम ये जो BSO4 होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो कि रिएक्शन होने के बाद इस तरीके से आपको बैठा हुआ नजर आएगा नीचे। अगर मैं एक बीकर लूं या टेस्ट ट्यूब लूं जिसमें रिएक्शन चल रही थी, तो आप यहाँ पे ये चीज नोटिस करेंगे कि इस तरीके से मैम यहाँ पे नीचे बैठा हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट जो बनता है स्टूडेंट्स ये इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल का मतलब होता है कि मैम ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, ये इनसॉल्युबल है नेचर में। कैसा है? ये इनसॉल्युबल है नेचर में पीपीटी बनने के बाद। और जो साथ में आपका NaCl बनेगा विच इज सॉल्युबल इन वाटर। डन। आपको क्या ये सारे के सारे चेंज याद हो जाएंगे? क्योंकि ये चेंज पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपको सिंपली बोलेंगे कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन को आपको चेंज इन टेम्परेचर की फॉर्म में दिखाना है। मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज आया है, आपको एक ऐसी केमिकल रिएक्शन वहां पे दिखानी पड़ेगी। तो आप इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करके वहां पे उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नहीं ये प्रेसिपिटेट की है, मतलब कि जितनी मल्टीपल रिएक्शंस मैंने बताई हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। चलिए अब आते हैं स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं स्टूडेंट्स? आपने जो केमिकल रिएक्शन करी है, जैसे अभी आपने देखा कि NaCl बन रहा था, BSO4 बन रहा था, ये जो आपने केमिकल रिएक्शंस करी हैं, इनको लिखने का तरीका, इनको सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मेट होता है वो कहलाता है आपका केमिकल इक्वेशन। तो टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स is called chemical equation. तो chemical equation क्या होता है स्टूडेंट्स? A chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction. For example, देखिए एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे the reaction of burning of methane gas. methane gas का आपको बर्निंग दिखा रखी है यहाँ पे, ठीक है। मीथेन गैस की आपको बर्निंग दिखा रखी है। बर्निंग क्या है? मतलब वो जो गैस है उसको आप बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम कंबशन भी बोलते हैं। इट कैन बी रिटर्न इन वर्ड एज, वो किस तरीके से लिखा जा सकता है? तो देखिए मिथेन है, तो मिथेन ये तो वर्ड्स में लिखा हुआ है, लाइक मिथेन प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, जो ऐसे लिखी हुई होती है ना, ऐसे वर्ड फॉर्मेट में होती है, हम इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज नॉट अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कब बनेगी स्टूडेंट्स? जब आप इसके सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिथेन, मिथेन किसका बना हुआ होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना हुआ होता है, तो इट मीन्स CH4 साथ में ऑक्सीजन O2, साथ में O2, एंड ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? CO2 का फॉर्मेशन करेगा एंड साथ में निकलेगा वाटर। क्या निकलेगा? साथ में वाटर निकलेगा। इस तरीके से जो इक्वेशन लिखी हुई होती है, ये जो मैंने सामने इक्वेशन लिखी है, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। बट इफ आई एम आस्किंग, मतलब अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं कि क्या ये बैलेंस्ड है, तो अभी आप बोलेंगे मैम पता नहीं, अभी तो देखना पड़ेगा उसको बैलेंस्ड है या नहीं है ना, यही तो बोलोगे ना। तो ऐसी इक्वेशंस स्टूडेंट्स जो अनबैलेंस्ड रहती हैं,
जो अनबैलेंस्ड रहती हैं हम उनको स्केलेटल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रख लेना। द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is called skeletal equation। skeletal equation समझ में आ गया वाला पॉइंट? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट करिए, जल्दी से करिए। समझ में आ रहा है केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? ओके मैम, चलो अब आते हैं हम लोग कि केमिकल इक्वेशन को आप कैसे दिखाते हैं, मतलब कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जो भी रिएक्टेंट साइड पर है, अगर रिएक्टेंट एक है तो कुछ नहीं, उसको एज इट इज छोड़ दो। जैसे अभी मैंने आपको पीछे एक रिएक्शन दिखाई थी जहाँ पे सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था। अब सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था स्टूडेंट्स, तो वहां से उसने क्या बनाया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि मैम वहां पर सोडियम जो था वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, मतलब कि दो रिएक्टेंट थे आपके पास। तो जब आपके पास दो रिएक्टेंट होंगे तो आप उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं स्टूडेंट्स? आप उसको प्लस से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एंड बाद में आप एक एरो लगाएंगे, मतलब उसमें जो चेंज हो रहा है उसको चेंज को दिखाने के लिए आपको एरो लगाना पड़ता है। उसके बाद को ऐसा ना लिख के ना, इसको मैं ऐसा लिखती हूँ। सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन किससे हुई? सोडियम की रिएक्शन किससे हुई? वाटर से हुई। देन उस चेंज को आप किससे दिखाएंगे? आप एरो से दिखाएंगे उस चेंज को। किससे दिखाएंगे आप उस चेंज को? एरो से दिखाएंगे। और किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे? NaOH का फॉर्मेशन हो रहा था और साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही थी, यही हो रहा था ना। तो आप यहाँ पे ये चीज नोटिस करेंगे, जो रिएक्टेंट वाली साइड है अगर वहां पे दो कंपाउंड है तो आप उन्हें प्लस से दिखाएंगे और उनमें जो चेंज आ रहा है आप उसको एरो से दिखाएंगे। और प्रोडक्ट वाली साइड पे प्रोडक्ट लिख देंगे। अगर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो प्लस करके उनको भी दिखाएंगे। और यहाँ पर मान लीजिए ये रिएक्शन अगर हीट देकर हो रही है तो आप एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लो एक रिएक्शन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हो, तो आप हीट दे रहे हो ये कैसे बताओगे? हीट दे रहे हो। तो हम ये चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ पे हमें कैसे ट्राइंगल सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। एंड यहाँ से आपकी रिएक्शन हो जाती है। देखिए CO एंड CO2 का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फिर मान लीजिए जैसे एक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, एग्जाम्पल में देके बताती हूँ मैं। फोटोसिंथेसिस एक एग्जाम्पल, मतलब वो है रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस में आप क्या चीज नोटिस करते हैं? फोटोसिंथेसिस में आप ये चीज नोटिस करते हैं कि जो आपकी रिएक्शन है, जैसे CO2 है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करती है स्टूडेंट? C6H12O6 का, एंड साथ में ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस कर लेती है। यही होता है रिएक्शन के अंदर। तो हम यहाँ पे ये चीज नोटिस करते हैं कि ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है और क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब उस चीज को कैसे दिखाएंगे? उस चीज को आप कैसे दिखाते हैं स्टूडेंट्स? आप इसके ऊपर ही यहाँ पर उस चीज को लिखते हैं, जैसे सनलाइट। क्या लिखते हैं आप? उसको लिखते हैं यहाँ पे सनलाइट और साथ में आप लिखते हैं क्लोरोफिल। तो इट मीन्स रिएक्शन जैसी भी हो रही हो आपको वो सब कुछ दिखाना आना चाहिए इस तरीके से लिखकर। मतलब अगर किसी मीडियम में हो रही है, जैसे मान लीजिए एसिडिक मीडियम में हो रही है तो ऊपर लिख दो एसिडिक मीडियम, या जैसे सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हो रही है तो ऊपर लिख दो, हीट के प्रेजेंस में हो रही है तो हीट का साइन लगा दो। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब मान लो रिएक्शन के अंदर बना प्रेसिपिटेट। क्या बना रिएक्शन के अंदर? प्रेसिपिटेट बना। जैसे अभी बना था ना BSO4, उसको कैसे दिखाओगे? देखो BSO4 जब बन गया ना, ऐसे रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन ये थी कि Na2SO4 रिएक्शन करता है बेरियम क्लोराइड के साथ और फॉर्मेशन करता है बेरियम सल्फेट का एंड साथ में NaCl का। ये रिएक्शन होती है। अब मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं कि जो बेरियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट है। मैं अब इसको लिख के नहीं दिखाना चाहती, बस मैं ऐसे दिखाना चाहती हूँ केमिकल इक्वेशन के थ्रू। तो मैं कैसे दिखाऊंगी उसको? तो मैं कैसे दिखाऊंगी स्टूडेंट्स? मैं नीचे को उल्टा एरो ऐसे करके लगाऊंगी, नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ एरो करके लगाऊंगी। उस नीचे एरो से ये इंडिकेट होगा कि यहाँ पर ये नीचे की तरफ बैठेगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, और आप नीचे यहाँ पे लिख देते हैं PPT। फिर मान लीजिए आपके पास कोई गैस बनी, जैसे गैस यहाँ पे बनी थी O2। तो अब आप ये कैसे बताएं कि गैसियस स्टेट में, मान लो लिखना ना पड़ा, एरो से दिखाएंगे। तो आप इसके ऊपर को एरो लगाएंगे। जब आप ऐसे ऊपर एरो लगाते हैं तो ये पता चलता है कि वो गैस है। क्या? वो गैस है। तो आपको क्या लिखनी आ रही है? अब केमिकल इक्वेशंस आपको किस तरीके से लिखनी है? इस तरीके से आपको सारी की सारी केमिकल इक्वेशंस लिखनी होती है। अब आप एक बार इधर साइड का भी पढ़ लेंगे तो
सोने पर सुहागा। चलो आओ देखो, अ केमिकल इक्वेशन शो अ चेंज ऑफ अ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो। हाँ वही है कि अगर आप किसी भी केमिकल चेंज को दिखाना चाहते हैं स्टूडेंट्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो आपको एरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो रिएक्टेंट आर रिटर्न विद अ प्लस साइन। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पर है आपका, उस पर आप क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट वाली साइड को लिखते हैं और उसमें प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट को हम लिखते हैं प्लस साइन की हेल्प से। देखो वही मैंने बताया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी रखा है कि जो Mg है वो O2 है, जैसे यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे तो दो को है, दो अलग अलग थे इसलिए प्लस से दिखाया, बट यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही बना तो उसको ऐसे ही रहने दिया। साथ में अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, मैंने आपको पीछे भी अभी मेंशन करा दिया था। पहले आप इसको पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आगे बढ़ जाओ। ओके मैम, चलिए भाई नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों करनी चाहिए, क्या ही जरूरत पड़ रही है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो पहले आप मुझसे सुन लीजिए, फिर मैं आपको पीछे का भी पढ़ा दूंगी। चलिए देखिए, आपने क्लास 9 के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस मैम पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। उसमें आपको एक चीज पढ़ी होगी उसमें कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो ये बोलता है कि रिएक्टेंट वाली साइड पर जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट वाली साइड पर होना चाहिए। डन, ये वाली चीज बोलती है वो करेक्ट। अब क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है कि ना तो मास बनाया जा सकता है और ना ही खत्म करा जा सकता है। तो इसलिए हमें रिएक्टेंट वाली साइड पे प्रोडक्ट वाली साइड को इक्वल करने के लिए बैलेंसिंग करनी ज़रूरी है। इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि एक तो हमें अच्छे से अमाउंट मिल पाता है, मतलब हमें कैलकुलेटिव एक अमाउंट मिल जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड का। तो हम ये देखते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है जिसमें आपके जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ईच एलिमेंट के वो इक्वल होते हैं दोनों ही साइड्स पर। मतलब कि रिएक्टेंट वाली साइड जो होती है वो प्रोडक्ट वाली साइड के स्टूडेंट्स इक्वल रहती है। क्या रहती है? इक्वल रहती है। अब देखो, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप किसी भी इक्वेशन को क्यों बैलेंस कर रहे हैं? क्योंकि आप फॉलो कराना चाहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या मैम? क्या कहता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कहता है स्टूडेंट्स कि मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म करा जा सकता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, दिस मेथड यूज्ड फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। तो जो आपका क्लास के अंदर है हिट एंड ट्रायल मेथड, आपको जो मैं मेथड सिखाऊंगी ना आप उससे बैलेंस करो, कभी कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं जाएगा। जैसे मैं सिखाऊंगी, अगर बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स भूल गए होंगे किस तरीके से उसको बैलेंस करना है, तो मैं वापस से उसको बता रही हूँ जिससे आपको कभी डाउट ही ना आए कि उसको बैलेंस कैसे करना है। हटा दूं मैं इसको? ओके मैम, चलिए अब सबसे पहले बैलेंसिंग करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स अपने माइंड के अंदर रखने पड़ेंगे। वो पॉइंट्स क्या हैं? मैम बैलेंसिंग करते टाइम आपको एक रिएक्शन दी गई है, अब उस रिएक्शन में आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। पहली कि उसमें कोई पॉलीएटॉमिक्स तो नहीं है। अगर पॉलीएटॉमिक्स, अब आप सोचेंगे मैम पॉलीएटॉमिक्स क्या होते हैं? पॉलीएटॉमिक्स होते हैं स्टूडेंट्स SO4 का होना। पॉलीएटॉमिक्स क्या होते हैं? पॉलीएटॉमिक्स होते हैं स्टूडेंट्स जैसे SO4 का प्रेजेंट होना, NO3 का प्रेजेंट होना, SO2 का प्रेजेंट होना दोनों ही साइड पर, या SO3 का प्रेजेंट होना, ये सब होते हैं स्टूडेंट्स पॉलीएटॉमिक्स। CO3 का प्रेजेंट होना, अगर ये दोनों ही साइड पर है इट मींस कि मान लीजिए रिएक्शन के इधर साइड भी और उधर साइड भी है। जैसे कि अभी आपने एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को देखा था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी NO2SO4 है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रही है और यहाँ से बना रही है BSO4 और साथ में स्टूडेंट्स रिलीज कर रही है ये NaCl को। तो व्हाट इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भी SO4 है मैम और यहाँ पर भी SO4 है, तो दोनों साइड SO4 होने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? दोनों साइड SO4 होने का मतलब है कि मैम ये पॉलीएटॉमिक है। दोनों साइड होंगे जब ये आप बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा आपका कि आपको पॉलीएटॉमिक्स को बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा? आपको पॉलीएटॉमिक्स को बैलेंस करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्टेप में आपको मेटल्स को बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा? आपको मेटल्स को बैलेंस करना होगा। ठीक है, पहले में पॉलीएटॉमिक्स, दूसरे में मेटल्स को बैलेंस करिए। मतलब कि रिएक्शन में जरूरी नहीं कि आपको नॉन मेटल ही हो, मेटल्स भी गिवन होंगे, मेटल और नॉन मेटल दोनों ही गिवन होंगे। तो जब दोनों ही गिवन होंगे आपकी प्रायोरिटी क्या होने वाली है? मेटल होने वाली है। और अगर मेटल, पॉलीएटॉमिक और नॉन मेटल तीनों ही गिवन है तो प्रायोरिटी पॉलीएटॉमिक्स, देन क्या हो जाएगी आपकी मेटल, एंड देन अल्टीमेटली आपकी नॉन मेटल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम। देन थर्ड आपका होगा नॉन मेटल। थर्ड में आप किसको करेंगे स्टूडेंट्स? नॉन मेटल को कंसिडर करेंगे। और नॉन मेटल के अंदर भी आप ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को एट लास्ट, मतलब सबसे बाद में कंसिडर करेंगे। एट लास्ट,
एंड में बिल्कुल आप इसको कंसिडर करने वाले हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट? ठीक है, अगर आपको ये रूल्स याद रखे ना जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया, मैं फालतू नहीं करा रही, जैसे मुझे कोई थ्योरी तुम्हें ऐसे याद नहीं करानी, मुझे सिर्फ तुम्हें मार्क्स दिलवाने हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो तुम इतना याद कर लो जितना मैं करा रही हूँ। साइंस में नंबर मैं दिलवाऊंगी, सिर्फ तुम्हारा डेडिकेशन और मेरी मेहनत लगनी है और कुछ नहीं चाहिए। दोनों का डेडिकेशन लगेगा ना तो मार्क्स तो आएंगे भाई, रिजल्ट तो चमकेगा बिल्कुल। आप देखो, बैलेंस पॉलीएटॉमिक्स को बैलेंस करिए, ठीक है। इफ एग्जिस्ट इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों ही साइड पे एग्जिस्ट करने चाहिए वो। मेटल को बैलेंस कर दीजिए, ठीक है, मेटल को बैलेंस करेंगे। फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे। और फ्रैक्शन नहीं बचना चाहिए, नो फ्रैक्शन शुड एग्जिस्ट इन द फाइनल इक्वेशन, कोई फ्रैक्शन नहीं बचना चाहिए। नोट क्या रखेंगे आप, नॉट मतलब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होनी चाहिए कि मान लो यहाँ पे 3/2 ऐसा कुछ कर दूं मैं, ऐसा नहीं हो सकता। नो, दिस इज द इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब है ये। नेक्स्ट, फॉर्मूला शुड नॉट बी चेंज्ड, फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जैसे मान लीजिए मैं क्या करूँ, हाँ मान लो जैसे मैं Mg और O2 का भी बैलेंस करके MgO बनाऊंगी, तो आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है बट यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो आप कभी आप 2 करने के चक्कर में वहां पर ऐसे 2 लगा दो ना, ये गलत हो जाएगा। MgO का फॉर्मूला MgO ही रहना चाहिए, MgO2 नहीं होना चाहिए, ये तो गलत चीज हो जाएगी फिर आपकी। इसका मतलब कि मैम फॉर्मूला भी चेंज नहीं होना चाहिए। शर्तें तो बहुत सारी हैं भाई इन लोगों की, फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते मैम, ये चीज़ें भी बैलेंस करवानी है, पूरी रिएक्शन ही बैलेंस करके देनी है, और इनको भी पॉइंट्स को भी फॉलो करना पड़ेगा हम लोग को। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। देखो अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका मतलब क्या ऐसा धमाके, मतलब कि अगर ये लगा रहे हो ना वन शॉट, तो ऐसा लगे कि मैम ये तो ऑलरेडी पढ़ रखा था, ठीक है, चाहे पहली बार भी आए हो। पहले एक इक्वेशन यहाँ पे देखो, N2 जो है वो H2 के साथ रिएक्ट करके NH3 बना रही है, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? दिख रही है तुम्हें कहीं से ये रिएक्शन बैलेंस्ड? नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि मैम उधर साइड 2 है हाइड्रोजन और इधर साइड 3 है हाइड्रोजन। इट मीन्स कि हम यहाँ पर अगर इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे बैलेंस करनी है? अगर तुम्हारी ये इक्वेशन समझ में आ गई ना, जो मैं यहाँ पे बैलेंस करने जा रही हूँ, तो एक गलती नहीं हो सकती तुम्हारी। अब देखो क्या है, N2 H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, यहाँ से NH3 बनाएगी। आपको इसको बैलेंस करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इसको बैलेंस करना है। तो आप कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले आप रिएक्टेंट वाली साइड देखेंगे। क्या पहले पॉलीएटॉमिक्स नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं ना पॉलीएटॉमिक्स नजर, तो छोड़ दो पॉलीएटॉमिक्स को। अब आप देखेंगे रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड। अब आप इसके जो भी एलिमेंट्स इसमें गिवन है, जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, अलग अलग करके लिख लीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन ही गिवन है ना, यस मैम। उसके बाद आप क्या करिए स्टूडेंट्स, आप ये करेंगे कि यहाँ पर आप रिएक्टेंट वाली साइड पर, ये जो रिएक्टेंट वाली साइड आप देखिए, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर है नाइट्रोजन 1। मैम बैलेंस ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, वहाँ पर है 3। अब मैम चलिए बैलेंस तो है ही नहीं, इक्वेशन 1 3 2 2 ऐसा कुछ रेशो आ रहा है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ दिख रहा है क्या? मैम नाइट्रोजन हाइड्रोजन ही दिख रहे हैं, बट नाइट्रोजन भी नॉन मेटल होता है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है। तो मैम आपने बताया था कि अगर नॉन मेटल प्रेजेंट होंगे तो आप किसको बैलेंस करने वाले हैं स्टूडेंट्स? आप सबसे पहले मैम नॉन मेटल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स प्रेजेंट होंगे आप उनको बैलेंस करेंगे। कि मैम अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो उधर साइड 2 करने के लिए मैम मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आगे 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो 1 × 2 होके ये 2 हो जाएगा, 2NH3 हो जाएगा। अब मैम जब मैं नाइट्रोजन को बैलेंस कर रही थी तो उस टाइम पहले वहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, बट अब तो नंबर बिगड़ गया उनका, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 2 6 हो गए। तो मैम इधर साइड 6 इधर साइड 2, तो कैसे बैलेंस करें? आप हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दीजिए, वो सॉरी 3 2 6। अब रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब रिएक्शन बैलेंस्ड है मतलब कि N2 + 3H2 टेंड्स टू फॉर्म 2NH3। इस तरीके से रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है, रिएक्टेंट वाली साइड पे भी और प्रोडक्ट वाली साइड पे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनके प्रैक्टिस करने के बाद आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से मास्टर हो जाने वाला है। चलो ले लेते हैं, चलो भाई। तो ये है कुछ एग्जांपल्स जिनको करेंगे और पूरी तरीके से इस टॉपिक को मास्टर कर लेंगे। आइए देख लेते हैं। तो पहला है स्टूडेंट CH4 की रिएक्शन O2 से करा रहे हैं हम लोग, और क्या बना रहे हैं यहाँ पे? वाटर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे? वाटर बना रहे हैं, और साथ में CO2 बना रहे हैं।
मैम ने आपको कितने स्टेप्स फॉलो करने के लिए बोला है? मैक्सिमम 3। पॉलीएटॉमिक्स ढूंढो, बैलेंस करो मेटल्स को, एंड देन नॉन मेटल्स पे जंप करो। ये 3 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड हो जाएगी आपकी। बस इनको फॉलो करो। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड लिख लो और इधर साइड प्रोडक्ट वाली साइड लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद जितने भी एलिमेंट रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है उनको उठा लो वहां से। जैसे यहाँ से कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना, ठीक है, यस मैम है, ओके। चलिए अब उसके बाद जब आपने इसको उठा लिया, अब आपने देखा और कुछ है पॉलीएटॉमिक्स मैम नहीं दिख रहे, क्योंकि पॉलीएटॉमिक्स का मतलब है दोनों साइड पर प्रेजेंट होना उनका। अब कार्बन कितना है मैम? इधर साइड 1 है, और तो दिख ही ना रहा। इधर साइड भी 1 है, उधर भी नहीं दिख रहा। नेक्स्ट इधर साइड हाइड्रोजन कितने स्टूडेंट्स? 4 हैं, और उधर साइड कितने हैं मैम? 2 हैं। फिर इधर साइड ऑक्सीजन 2 हैं, एंड उधर साइड ऑक्सीजन स्टूडेंट्स 1 एंड 3 हैं, ठीक है, डन। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आपके कार्बन तो बैलेंस्ड है बट आपके हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला शुड नॉट चेंज, फॉर्मूला को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4। चलिए मैम हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को जैसे आपने बैलेंस किया आपने ऑक्सीजन बिगाड़ दिए। ऑक्सीजन पहले 3 थे बट अब 4 हो चुके हैं, देखो +1 भी हो गया ना यहाँ पे एक आगे से, तो ये हो गया 4, और इधर साइड 2 थे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई ले सकते हैं ना, देखो हिट एंड ट्रायल मेथड, इसमें ऐसे ही करना पड़ता है, आप ऐसे ही बैलेंस करोगे इनको। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएंगे 4। क्या रिएक्शन बैलेंस नजर आ रही है? यस, अब नजर आ रही है मैम बैलेंस हमें, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी अनबैलेंस नहीं है, पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुकी है। आगे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यस मैम आ जाइए, चलिए ले लो पहले इसका, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AgNO3, AgNO3 साथ में MgCl2 क्या बना रहा है स्टूडेंट्स? आपका बना रहा है AgCl, और साथ में आपका बन रहा है MgNO3 का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन आप लोगों को गिवन है। अब आपको इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले मैम ने कितने स्टेप्स बताए? मैम ने सिर्फ 3 स्टेप्स बोले हैं आपको फॉलो करने के लिए, एंड साथ में 2 प्रिकॉशंस बोले हैं। साथ में प्रिकॉशंस क्या है कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और दूसरा फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। ये प्रिकॉशन की तरह आप इस्तेमाल करेगा और 3 पॉइंट्स को याद रखिएगा बैलेंसिंग के टाइम। चलिए शुरू करते हैं बैलेंसिंग को। सबसे पहले स्टूडेंट्स वही रिएक्टेंट वाली साइड एंड प्रोडक्ट वाली साइड। अच्छा, क्या कोई पॉलीएटॉमिक नजर आ रहा है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। आ रहा है क्या? आ रहा है मैम, आ तो रहा है। कौन सा? NO3। कौन सा? NO3 दोनों ही साइड पर है। इट मीन्स कि मैम NO3 एक पॉलीएटॉमिक है तो उसको लिख लो अलग से। मतलब ऐसा मत कर देना नाइट्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, ऐसा नहीं होगा। NO3 एक पूरा का पूरा पॉलीएटॉमिक, एक आयन है पूरा का पूरा। फिर आपको Ag नजर आ रहा है, यस मैम मेटल है। Mg है, यस मैम। Cl है, यस मैम। ठीक है, ये सब कुछ है और इसके अलावा कोई भी मेटल नॉन मेटल और कुछ नहीं गिवन है। अब आप देखिए रिएक्टेंट वाली साइड पे NO3 1 है और प्रोडक्ट वाली साइड पर NO3 2 हैं। कितने हैं स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट वाली साइड पर NO3 2 हैं। Ag इधर साइड 1 है और उधर साइड भी 1 है। Mg इधर साइड 1 है और उधर साइड भी 1 ही है। Cl इधर साइड 2 हैं स्टूडेंट्स आपके और उधर साइड 1 है। देखो Cl 2 1, Ag 1 1, Mg 1 1। ठीक है, अभी तक है। अब रिएक्शन तो बैलेंस नहीं नजर आ रही क्योंकि मैम देखिए पॉलीएटॉमिक से बिगड़ा हुआ है सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे पॉलीएटॉमिक्स को सीधा पहले कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो अब पॉलीएटॉमिक वहां पर 2 थे मैम बट इधर साइड 1 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि NO3 में 1 है तो हम यहाँ पे 2 करेंगे। आगे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ये। तो अब दोनों साइड पे पॉलीएटॉमिक्स हो गए 2-2। बट मैम जब आपने NO3 बैलेंस किया तो Ag भी तो बिगड़ गया। Ag पहले इधर साइड 1 था, अब इधर साइड 2 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पे भी 2 कर दो आगे मल्टीप्लाई लेके। ठीक है मैम, कर दिया। बट जब आपने वहां पे Ag को सही किया तो Cl का नंबर बिगड़ गया। तो Cl वहां पे हो चुके हैं 2। तो Cl तो ऑलरेडी हमें 2 चाहिए थे ना वहां पे, क्योंकि रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 थे। Mg1 और Mg1 रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। जल्दी से रेड हार्ट कमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाऊं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, मैं लिख लेती हूँ पहले। H2SO4 की रिएक्शन हमने किससे कराई है स्टूडेंट्स? KOH से कराई है। और साथ में क्या बनवाया है हमने? K2SO4 बनवाया है।
एंड साथ में वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। साथ में किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है स्टूडेंट्स? वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड, है ना। अब देखो क्या क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन है, कहीं पॉलीएटॉमिक दिख रहा है क्या? बताओ जरा जल्दी से, कहीं पॉलीएटॉमिक दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ मैम दिख तो रहा है, कहाँ पर? SO4 पर, SO4 पर आपका पॉलीएटॉमिक है। हाइड्रोजन है, पोटेशियम भी है और ऑक्सीजन भी है, ये सारे आपके एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है मैम। अब SO4 इधर साइड एक है मैम और उधर साइड भी एक ही है मैम, तो एक और एक, ओके। फिर उसके बाद मैम के इधर साइड कितना है, मतलब पोटेशियम यहाँ पर एक है मैम और उधर साइड दो है, ओ हो, यहाँ पर हाइड्रोजन दो ये रहे और एक ये रहा अंदर, तो तीन। यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टूडेंट्स SO4 का मत काउंट कर लेना, इसका काउंट करो, OH का एक है और उधर साइड भी एक ही है। तो रिएक्शन तुम्हें क्या बैलेंस नजर आ रही है? नहीं मैम रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग। चलो देखते हैं आज से लेके। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, रुको यार एक मिनट, तो आप रिएक्शन को बैलेंस करो। देखो क्या करोगे, सबसे पहले SO4 देखो, SO4 तो मैम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ओके, बट पोटेशियम बैलेंस नहीं है मैम, वहाँ पे दो है यहाँ पर एक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अब मैम जैसे ही पोटेशियम को बैलेंस करा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बिगड़ गए। ऑक्सीजन पहले इधर साइड एक था बट अब 2 हो गए, और हाइड्रोजन भी यहाँ पर कितने थे पहले, कितने थे, कहाँ लिखे हैं मैंने हाइड्रोजन, मैंने इधर साइड 3 क्यों लिखे हैं, एक मिनट रुको, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर आपका पहले KOH में एक ही तो था ना, नहीं 3 ही तो थे, हाँ 3 में 2 और आ गए, 3 में 2 और ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 हो गए अब यहाँ पे, ठीक है मैम 4 हो गए यहाँ पे। बट अब यहाँ पर 4 हुए तो वहाँ पर नंबर चेंज हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पर 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, आगे मल्टीप्लाई बाय 2 करके ये 4 हो जाएंगे, और मैम ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे जैसे आगे मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ठीक है। हो गया बैलेंस यहाँ पे। अब कुछ बच रहा है बैलेंस के लिए? नहीं बच रहा मैम, पूरी पूरी रिएक्शन होगी बैलेंस्ड, होगी रिएक्शन बैलेंस्ड, ओके डन। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यस मैम बढ़ जाइए, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, जिंक की रिएक्शन, जिंक की रिएक्शन किससे हो रही है? H2SO4 से हो रही है, और किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? ZnSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। रुको रुको, जिंक की रिएक्शन H2SO4 से हो रही है एंड फॉर्मेशन हो रहा है जिंक सल्फेट का, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। वो ये मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तो क्या बनता है, करंट बोल रही हूँ सॉरी, सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। फिजिक्स का विषय वो पढ़ने लगा है मुझे। अब देखो, तो जिंक आप देखते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड और यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड। तो सबसे पहले इधर साइड के लिखेंगे, जैसे जिंक गिवन है, कुछ पॉलीएटॉमिक है, यस मैम SO4 इज अ पॉलीएटॉमिक, तो SO4 हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके गिवन हैं यहाँ पर। अब हम देखेंगे SO4 यहाँ पर कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक है SO4, तो यहाँ पर भी मैम एक ही रहेगा, वहाँ पर भी एक ही है, यहाँ पर मैम जिंक एक है, वहाँ पर भी जिंक एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है एंड वहाँ पर भी हाइड्रोजन मैम 2 है। मैम ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो मतलब कि इसमें आपकी मेहनत ही नहीं लगेगी, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका Fe की रिएक्शन, हाइड्रोजन से हम लोग करेंगे और बनेगा Fe3O4 और साथ में H2 गैस। देखो ये रिएक्शन मैं नहीं कराऊंगी, दिस रिएक्शन इज योर होमवर्क। ये रिएक्शन क्या होने वाली है, आपका होमवर्क होने वाली है, और इसका आंसर जिस मतलब कल क्या, जब इसका वन शॉट का सेकंड पार्ट आएगा उसमें पूछूंगी मैं तुम लोगों से इसका आंसर, और मुझे इसका आंसर चाहिए, और लाइव सेशन में अगर तुमने नहीं, फिर लाइव सेशन में पूछूंगी मैं, ठीक है। तो इसका आंसर करना मत भूलना, इसको प्रैक्टिस करना। तो इसी के साथ इसका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन का होमवर्क है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ये होमवर्क है, ठीक है। चलो अब एक बार सारी चीजों को समराइज कर दें, एक बार सारी चीजों को एक बार समराइज कर देते हैं, मुझे सुकून पड़ जाएगा, तुम्हें सब कुछ आ गया। चलो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल चेंज,
और केमिकल चेंज। स्टूडेंट्स फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में मैम ने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि जो आपका फिजिकल चेंज होता है, जो आपका फिजिकल चेंज होता है वो आपका रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, वो रिवर्सिबल होता है। जितना पढ़ के जा रहे हो उतना याद हो चुका है ना, उतना तो याद हो ही गया होगा तुम लोगों को। रिवर्सिबल होता है स्टूडेंट्स, और ये कैसा होता है आपका, इरिवर्सिबल होता है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अगर ये पूछेंगे कि मैम एक्टिविटीज नहीं कराई, बेटा ये वन शॉट है, ये मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है। वन शॉट इज इन द सेंस कि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने का मेरा यहाँ पे एक मेन मोटो है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं एक्टिविटीज आपने मिस कर दी है तो वो जाके मेरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में देखिए, वहाँ पे मैंने सारी की सारी एक्टिविटीज को डिस्कस करा रखा है। इसलिए मैं एक्टिविटीज वन शॉट में नहीं कराऊंगी किसी भी चैप्टर की, मैं अभी बोल के दे रही हूँ आप लोगों को। रिवर्सिबल होता है स्टूडेंट्स। अब हम इसके अंदर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे अगर मैं एक ले लूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता रखे हैं। इसमें आप क्या ले सकते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, क्या ले सकते हैं आप, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क की कर्डलिंग होना, ठीक है, आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कशन करा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था केमिकल रिएक्शन। पहला था फिजिकल चेंज, दूसरा था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन होती है मैम किसी एक कंपाउंड में चेंज आना, और उस कंपाउंड में चेंज आने के बाद एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होना जिसकी प्रॉपर्टीज पहले कंपाउंड से रिजेंबल नहीं खाती हैं, ठीक है। अ चेंज इन अ कंपाउंड, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इसमें चेंज आता है रिएक्टेंट, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, प्रोडक्ट नहीं न्यू कंपाउंड। और किस चीज का फॉर्मेशन होना, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होना, ये आपका क्या कहलाता है, प्रोडक्ट, ठीक है। ये थी केमिकल रिएक्शंस। समझ में आ गई केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अब केमिकल रिएक्शन के बारे में कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, तो क्या किससे पता चलता है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन की, क्या क्या बताई थी मैम ने, मैम ने बताया था कि अगर कलर में चेंज है, चेंज क्या क्या चेंज, देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, चेंज किस किस में चेंज, कलर में चेंज है। जैसे कि अभी एग्जांपल क्या बताया था मैंने, रस्टिंग ऑफ आयरन वाला बताया था, उसके अंदर एग्जांपल। अगर स्टेट में चेंज है जिसमें अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करके दिखाया था मैंने तुम लोगों को। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट जिसके अंदर मैंने बताया था कि एक इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो नीचे बैठ जाता है। अगर आपका गैस का इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है, जैसे मैंने आपकी मेटल की रिएक्शन किससे करके दिखाई थी, एसिड से करके दिखाई थी, तो उसमें आपने देखा था कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा था। फिर अगर टेम्परेचर में चेंज है, टेम्परेचर में चेंज है, चेंज इन टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया था उसकी क्विक लाइम को पानी में डाल दो, जैसे क्विक लाइम को पानी में डालोगे तो स्लेक लाइम का फॉर्मेशन होगा, और वो स्लेक लाइम में साथ में हीट निकलती है बहुत सारी, वो एग्जांपल मैंने इसके अंदर डाला था आप लोगों के। फिर मैंने आपको बताया था केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा फोर्थ वाला, क्योंकि ये तो थर्ड था आइडेंटिफिकेशन, फोर्थ था स्टूडेंट्स हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, पहली बात तो केमिकल इक्वेशन को होती क्या है, क्या होती हैं, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या होती है केमिकल इक्वेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन का स्टूडेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना ही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को कैसे क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि मैम हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना होता है, जिसकी वजह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। कैसे बैलेंस करना है, हाउ टू बैलेंस। नेक्स्ट था हमारा, नेक्स्ट कौन सा था, फिफ्थ था ना, बैलेंस्ड। बैलेंस कैसे करना है, पांचवा। बैलेंस करने के मैम ने कितने वो बताए थे, कुछ पॉइंट्स बताए थे, ऐसे क्या क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जरा एक बार याद कर लें। चलो देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, वो ये पॉइंट्स है मैम कि बैलेंस करने के लिए सबसे पहली बात तो आप ये देखिए पॉलीएटॉमिक्स हैं क्या,
इफ पॉलीएटॉमिक्स इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देन आपको पॉलीएटॉमिक्स को प्रायोरिटी में देना है। फिर मेटल्स को देखना है, अगर मेटल्स हैं, जैसा अभी मैंने आपको करके भी दिखाया बहुत सारे एग्जांपल्स। फिर आपको नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है, नॉन मेटल्स को बैलेंस करना, नॉन मेटल्स में भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना है, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, और नो फ्रैक्शन, नो फ्रैक्शन अलाउड, कोई फ्रैक्शन अलाउ नहीं होना चाहिए, नो फ्रैक्शन, एंड फॉर्मूला शुड नॉट चेंज, शुड नॉट चेंज्ड, फॉर्मूला भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये सब कुछ डिटेल में कवर कराया, मैंने आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया, ठीक है। और एक्टिविटीज का मैंने आपको बता दिया है, एक्टिविटीज अगर आपको देखनी है तो जाकर डिटेल लेक्चर्स में देखिए, वो मैं यहाँ पे नहीं कराने वाली हूँ। आप पहले इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज द मेन कंक्लूजन ऑफ टुडेज लेक्चर, ऑफ टुडेज सेशन, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो भाई इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने सेशन के एंड पर। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों को पार्ट 1 करा के, पार्ट 2 में भी तैयार है ना, ठीक है, आने वाला है वो भी बहुत जल्द। तो वापस एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, जिसमें हम लोग टॉप कोर्सेज आपको अवेल कराते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। अगर आप सीबीएसई से हैं तो हम लोग केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो इन सब बोर्ड्स के लिए हम लोग आपको 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। एंड इफ यू वांट ई बुक्स एंड ई नोट्स, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें कहाँ किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहेगा भाई मेरे साथ, नेक्स्ट सेशन के लिए भी ऐसे ही धमाकेदार सेशन वो हमारा रहने वाला है। और आंसर करना मत भूलिएगा जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क से। तो जब तक स्टे कनेक्टेड विद मैग्नेट ब्रेन्स, थैंक यू सो मच।